गुरुजी, सब बताते हैं पिछली रात उषा के पति को एक सियार उठा ले गया। क्या वाकई ये सियार था या फिर सियार के भेष में कोई और अपनी माया रच रहा है? बेटा, यही बात तो गांव वालों को समझ नहीं आती। मैंने ये बात साफ तौर पर कही है कि शाम होते ही अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिया करो, क्योंकि वो एक रंग बदलने वाली चुड़ैल है जो ना जाने कब और किसके भेष में तुम्हारे सामने हाजिर हो जाए और तुम्हें इसका जरा भी अंदाजा ना हो। लेकिन गुरुजी, क्या ये सच है कि इस गांव पर किसी रंग बदलने वाली चुड़ैल की नजर है? गुरुजी, इसके पीछे की क्या कहानी है? मेरे मुताबिक बहुत देर हो चुकी है। बच्चों, अब तुम्हें भी घर जाना चाहिए। सूरज ढलने को है। ऐसे में इस तरह ठंड और अंधेरी शाम में अकेले नहीं घुमा करते। लेकिन गुरुजी, आपने सौम्या के सवाल का जवाब नहीं दिया। आप उस चुड़ैल की हरकत को बयां करने से क्यों घबरा रहे हो? हकीकत तो बड़े महात्मा पंडित भी ऐसे मनहूस पूर्णिमा की शाम नहीं बताएंगे, तो भला मैं क्या चीज हूँ। अब तुम लोग अपने घर जाओ, लेकिन जाते वक्त मेरी कही गई बातों का खास ख्याल रखना। कोई भी दिखे उसे ना तो टोकना, और अगर तुम्हें कोई पीछे से आवाज लगाए तो उसे भूल कर भी जवाब नहीं देना। ठीक है गुरुजी, अब हम यहाँ से निकलते हैं। सूरज ढलने को था जब दो भाई बहन निखिल और सौम्या एक बूढ़े पंडित की कुटिया से लौटने लगे थे। अक्सर वो दोनों उस पंडित का हाल समाचार जानने के लिए आ ही जाया करते थे। आज वो दोनों उस पंडित से एक रंग बदलने वाली चुड़ैल के बारे में सुनकर लौट रहे थे। निखिल, जल्दी जल्दी चलो, वो चुड़ैल कभी भी आ सकती है। घर पर मम्मी पापा भी इंतजार कर रहे होंगे। जल्दी जल्दी चलो। हाँ, सही कहा। लेकिन क्या एक पल के लिए तुम्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ गुरुजी ने उस चुड़ैल के बारे में बताया वो सही होगा? क्योंकि आज तक मैंने तो किसी रंग बदलने वाली चुड़ैल को नहीं देखा है। निखिल, तुम चुप रहो, उसका नाम मत लो और चुपचाप सीधे चलते रहो। चलो। दोनों एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी निखिल को एक छोटा सा आइसक्रीम वैन दिखता है। निखिल उस वैन की तरफ इशारा करते हुए सौम्या को दिखाता है। अरे सौम्या, वो देखो, आइसक्रीम। कसम से मजा आ जाएगा। रुको निखिल, इस तरह किसी भी अनजान वस्तु की तरफ आकर्षित होने को गुरुजी ने मना किया था हमें। अरे छोड़ो भी तुम, जल्दी से वहाँ जाते हैं। निखिल को आइसक्रीम खूब पसंद था, जिस वजह से वो खुद को रोक नहीं पाया और भागते हुए उस आइसक्रीम वैन के पास जा पहुंचा। उस आइसक्रीम वैन के आसपास कोई भी दूसरा शख्स नहीं था, यहां तक कि कोई दुकानदार भी नहीं था। निखिल ने इस मौके का जमकर फायदा उठाया और बिना सोचे समझे उस वैन के अंदर से 2-3 आइसक्रीम निकालकर खाने लगा। तभी उसके पीछे से एक आवाज गूंज उठी। खाओ बच्चों, मन भर के खाओ, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें खाने वाली हूँ। इस अनजान सी आवाज और हंसी ने निखिल और सौम्या के होश उड़ा दिए। दोनों धीरे धीरे पीछे पलटे तो उन्हें जले हुए बिखरे बालों वाली एक औरत खड़ी दिखी जो उन्हें घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस चुड़ैल में भयंकर भूख हो। निखिल और सौम्या दोनों उस डरावनी औरत को देखकर डर जाते हैं। तभी निखिल को चक्कर आने लगता है।
जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। और तभी वो औरत एकदम तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है। निखिल और सौम्या आखिर गए कहां? बस यही सवाल अब उनके परिवार वालों के मन में भी था, क्योंकि रात के 12 बज रहे थे और अब तक वो दोनों घर वापस नहीं लौटे थे। अरे धारिनी, ना जाने हमारे बच्चे कहां रह गए। दोनों में से कोई भी अब तक नहीं लौटा। अजी, मुझे क्या कहते हो? मेरा तो खुद हाल बेहाल हो रखा है, जबकि मैंने 50 बार समझाया है कि शाम होते ही बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजना है। और आजकल तो गांव में हर जगह वो रंग बदलने वाली चुड़ैल के चर्चे हो रखे हैं। तुम भी ना धारिनी, कुछ भी बोलती हो। शुभ बोलोगी तो शुभ होगा। कैसे भी बच्चे आज जिद कर रहे थे कि उन्हें गुरुजी से मिलने जाना है, तो मैंने जाने दिया। इसमें अब मेरी गलती क्या है? अरे वो सब तो ठीक है जी, लेकिन बच्चों को इस तरह अकेले भेजने की क्या जरूरत थी? हाँ भाग्यवान, तुम ही सही हो। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि क्या हम यूं ही बहस में समय गवाए या अपने बच्चों को ढूंढने के लिए कोई कदम उठाए? आप खुद भी तो उनके साथ जा सकते थे ना। आपने कहा कि वो दोनों गुरुजी के पास जाने की जिद कर रहे थे, तब तो हमें भी तुरंत गुरुजी की कुटिया पहुंचना चाहिए। अब आगे का रास्ता हमें वही दिखाएंगे। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो। चलो तुरंत गुरुजी के पास चलते हैं। दोनों बच्चों के एक साथ गायब होने की वजह से केदार और धारिनी दोनों बहुत परेशान और हताश होकर गुरुजी की कुटिया पहुंचते हैं। वो दोनों उस कुटिया के मिट्टी वाले दरवाजे को थपथपाने लगते हैं। कुछ देर में वो बूढ़ा पंडित अपनी कुटिया से बाहर निकलता है। अरे तुम दोनों इतनी रात गए यहाँ कर क्या रहे हो? सब कुशल मंगल तो है ना? अरे क्या कुशल मंगल महाराज, हमारे दोनों बच्चे निखिल और सौम्या लापता है। क्या मतलब? वो दोनों अभी तक घर नहीं पहुंचे? अरे गुरुजी, अगर हमारे बच्चे सही सलामत घर पर मौजूद होते तो हम इतनी रात गए आपको क्यों कष्ट देते? अब आप ही हमारी कुछ सहायता करिए। लेकिन मैंने उन दोनों बच्चों को सूरज ढलने से पहले ही घर भेज दिया था। वो जरूर घर पर होंगे। महाराज, क्या आपको हमारी बातों पर जरा भी यकीन नहीं है? आप खुद हमारे घर चलकर देख लीजिए। ठीक है, चलो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर चलने को तैयार होता हूं। इसके बाद गुरुजी समेत वो दोनों भी अब अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां दरवाजा खोलते ही उन्हें बिस्तर पर निखिल और सौम्या सोते हुए दिखाई दे रहे थे। हाय, मेरे बच्चे निखिल, सौम्या, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे एकदम सही सलामत मेरे पास हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप हमारे साथ यहां तक आए। कोई बात नहीं केदार, बस अब से अपने बच्चों का खास ख्याल रखो। तभी धारिनी चीखती है, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चों को? अजी, अजी जरा जल्दी आइए, ये देखिए। क्या हुआ धारिनी? तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? जब केदार धारिनी के पास पहुंचता है, तब उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि उसके दोनों बच्चों की गर्दन काट दी गई है और दूर से देखने पर लग रहा था वो सो रहे हैं, लेकिन करीब जाकर देखने पर पता चलता है कि उन दोनों का सिर उनके जिस्म से अलग कटा हुआ है। केदार और धारिनी दोनों अपने बच्चों की लाश देखकर दर्द से रोने लगते हैं। तभी
पीछे से उन्हें एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। वो दोनों पीछे पलटते हैं तो उनका सामना एक और आफत से हो जाता है। वो दोनों देखते हैं कि उनके सामने अब वो रंग बदलने वाली चुड़ैल खड़ी है, जो गुरुजी का भेष बनाकर उनके साथ ही आई थी। वो हंसते हुए कहती है, अच्छा बेवकूफ बनाया तुम दोनों को। मैंने तो तुम्हारे दोनों बच्चों को ठीक इसी तरह अपने जाल में फंसाकर कपका मार दिया था। लेकिन तुम अगर उस पंडित के पास पहुंच जाते तो शायद वो पंडित फिर से मुझे जंगल में बांध देता। इसलिए मैंने एक चाल चली और मैं उसका ही भेष बनाकर तुम सबके साथ वो पंडित बनकर आई, और अब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। दुष्ट औरत, तूने मेरे बच्चों को मार दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। केदार हाथों में खंजर लिए उस चुड़ैल की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उस चुड़ैल ने एक मंत्र फूका, जिससे केदार ने उस खंजर से खुद का ही गला रेत लिया और तड़प तड़प कर मौत की नींद सो गया। दम घुटने की वजह से धारिणी भी तड़प तड़प कर मारी गई। अगली सुबह गांव वालों ने जब केदार के घर का दृश्य देखा तो वो सब भी कांप उठे और गुरुजी को बुला लिया। हे भगवान, ये दृश्य देखकर मेरा कलेजा जल रहा है। मुझे इन दोनों को अकेला घर भेजना ही नहीं चाहिए था। ये सब उसी चुड़ैल का काम है जो अपना रंग बदलकर गुमराह करती है और फिर अपने मकसद को अंजाम देती है। गुरुजी के मुताबिक पिछली रात वो अपनी कुटिया में मौजूद ही नहीं थे। वो किसी पूजा में गए थे और ये बात उस चुड़ैल को पता थी, जिसने इसका खूब फायदा उठाया और गुरुजी के भेष में साजिश रची और अपने खून की प्यास को बुझा दिया। गुरुजी ने सभी गांव वालों में एक मायावी ताबीज को बांट दिया, जिसे गांव के हर शख्स को अपने घर के बाहर लटका कर रखने को कहा, जिससे उस रंग बदलने वाली चुड़ैल की माया काम नहीं करेगी। गांव वालों ने गुरुजी के नियम का पालन करते हुए उस ताबीज को अपने घरों के बाहर लटकाना शुरू कर दिया, जिससे गांव में होने वाली भूतिया घटनाएं कम होने लगी। लेकिन आज भी उस रंग बदलने वाली चुड़ैल को किसी अजनबी की तलाश है, जिससे उसे मौका मिले अपने एक और शिकार को अंजाम देने का। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव के नजदीक बहुत बड़ा तालाब था। दिन भर उस तालाब के पास बहुत से लोग घूमने और तैरने आते थे। रात के समय भी उस तालाब के पास लोगों का आना जाना लगा ही रहता। ऐसी ही पूर्णिमा की एक रात, जब चांद की रोशनी तालाब के पानी पर चमक रही थी, तब तालाब के पास ढेर सारे लोग थे। उनमें तन्वी और मिनी तालाब के किनारे गप्पे लड़ाते हुए घूम रही थी। बात करते करते तन्वी का पैर फिसला। तन्वी तालाब में गिर गई। उसे तैरना नहीं आता था। मिनी मदद के लिए चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ इसे कोई, सुनो, इसे बचाओ, इसे तैरना नहीं आता। तन्वी और मिनी की आवाज सुनकर वहां के सारे लोग तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए, पर रात का समय होने की वजह से लोग पानी में उतरने से डर रहे थे। तन्वी डूबने लगी थी। सब लोग सिर्फ देख रहे थे। तन्वी
पानी में से गुस्से में बोलने लगी। आज मुझे बचाने से इनकार कर रहे हो। ठीक है, पर एक बात याद रखना, मरने के बाद जिस किसी की परछाई इस तालाब के पानी में गिरेगी, उसे भी इस पानी में अपनी जान देनी होगी। तन्वी ने जोरों से चिल्लाना शुरू किया और उसके आसपास पानी का एक भंवर तैयार होने लगा। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। उस भंवर ने तन्वी को अंदर खींच लिया और पानी शांत हो गया। लोग क्या हुआ ये जानने के लिए धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में तालाब से चिल्लाने की आवाज आई। याद रखना, परछाई। सारे लोग डरकर गांव भाग गए और उस रात से तालाब के नजदीक लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। उस घटना के बाद तालाब की सारी रौनक चली गई और वो एक भूतिया जगह बन गई। उस तालाब के थोड़ी दूर से गांव जाने का एक कच्चा रास्ता था। लोग वहां से भी गुजरने से डरते थे। एक रात मनीष और आमिर बाइक से गांव की तरफ जा रहे थे। मनीष बाइक चला रहा था, पर जाते जाते वो तालाब के रास्ते पर रुके। वो जिस जगह पर रुके वहां से दो रास्ते गांव की तरफ जाते थे। अरे भाई, रुक क्यों गया? चल तालाब के रास्ते से। अरे भाई, मरना है क्या? तुझे पता नहीं तालाब में क्या हुआ है? अरे कितने महीने हो गए उसे? कुछ नहीं हुआ अब तक गांव में। और वैसे भी ये शॉर्टकट है, मुझे जल्दी घर पहुंचना है भाई। अरे पर कुछ हुआ तो? अरे कुछ नहीं होगा मैं, तू चल, डर मत। चल चल जल्दी चल। मनीष ने ना चाहते हुए भी तालाब के रास्ते से बाइक को घुमाया। मनीष और आमिर दोनों ही तालाब के रास्ते से बाइक पर जा रहे थे। जैसे ही तालाब दिखा, मनीष बार बार तालाब की तरफ देख रहा था और इसकी वजह से बाइक ठीक से नहीं चल रही थी। आमिर का ध्यान मनीष की तरफ गया। अरे क्या कर रहा है? सामने देख के चला ना। मनीष होश में आकर सीधे देखने लगा। उसी वक्त तालाब के पास की झाड़ियों से कुछ आवाज आई। दोनों ने तालाब की ओर देखा। तालाब की सतह पर उन्हें एक चुड़ैल की परछाई दिखाई दी। दोनों बहुत डर गए। मनीष ने डर की वजह से बाइक को भगाना शुरू किया और वो बार बार उस परछाई की तरफ देख रहा था। रफ्तार और मनीष का ध्यान भटकने की वजह से बाइक का संतुलन बिगड़ा और वो गिर गए और तालाब में गिरते गिरते बच गए। दोनों ही तालाब के किनारे पर आकर रुक गए और उनकी परछाई पानी के ऊपर पड़ी। तालाब में हलचल होने लगी। दोनों ने तालाब में देखा तो उन्हें खुद की परछाई के साथ साथ एक चुड़ैल की परछाई भी दिख रही थी। दोनों डरकर भागने के लिए उठे, पर उनकी परछाइयां वहीं तालाब में जम गई। दोनों ही जान बचाकर भागने लगे। तालाब से भयानक आवाजें आने लगी और पानी का भंवर तैयार होने लगा। दोनों भागते भागते रुक गए और पीछे मुड़कर देखने लगे। एक चुड़ैल की परछाई ने भंवर में खड़ी होकर दोनों हाथों में आमिर और मनीष की परछाइयां पकड़ी थी। वो परछाई जोर जोर से हंस रही थी। उसने जैसे ही हाथ में पकड़ी, दोनों परछाइयां पानी पर पटकी। उसके तुरंत बाद आमिर और मनीष हवा में उछले और जोर से नीचे गिर गए। दोनों चिल्लाने लगे। मैंने कहा था ना, अगर किसी की परछाई इस तालाब में गिरी तो उसे अपनी जान देनी होगी। अब तुम दोनों तैयार हो जाओ अपनी
जान देने के लिए। आमिर ने डरते हुए हिम्मत करके कहा, हमें अच्छी तरह से तैरना आता है, तुम हमें नहीं डुबा सकती, समझी? तुमसे किसने कहा कि तुम्हारा पूरा शरीर पानी में डूबेगा? मतलब? चुड़ैल चिल्ला के भयानक तरीके से हंसने लगी। चुड़ैल ने परछाइयों को फिर से उठाया और उनके शरीर से सिर को उखाड़कर पानी में फेंक दिया। उसके साथ ही आमिर और मनीष के सिर भी पानी में आ गिरे। सिर के बाद उसने दोनों हाथ और दोनों पैर उखाड़कर पानी में फेंके। तालाब का पानी उनके खून से लाल हो गया था और उन दोनों के शरीर के टुकड़े उस खून के पानी में तैरने लगे। धीरे धीरे वो भंवर शांत होने लगा और वो चुड़ैल की परछाई पानी का सारा खून और शरीर के टुकड़े अपने अंदर खींचने लगी। भंवर शांत होने के बाद चुड़ैल की परछाई हंसते हुए तालाब की गहराई में गायब हो गई और पानी पहले की तरह साफ और शांत दिखने लगा। तालाब से थोड़ी ही दूर पर उनकी बाइक गिरी पड़ी थी, जिस पर एक कौवा बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। सारा माहौल शांत था। अचानक तालाब में से चुड़ैल की परछाई के दो हाथ आए। उन्होंने बाइक को हवा में उठाया और गांव की तरफ फेंक दिया। उसके बाद वो हाथ फिर से तालाब में गायब हो गए। उन हाथों की वजह से वो कौवा डर गया और उड़ते हुए जोरों से कांव कांव करने लगा। उड़ते हुए वो तालाब के ऊपर से उड़ा और उसकी परछाई उस तालाब में कैद हो गई। तालाब में फिर से हलचल शुरू हुई और धीरे धीरे चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगी। मुंगेरी लाल की चाट की दुकान के बाहर दो आदमी बात कर रहे हैं। सुना है जंगल की गुफा में एक बहुत शक्तिशाली बाबा है। हाँ हाँ, किसी की जान लेना और उसकी आत्मा को वश में करना उसके बाएं हाथ का खेल है। काला जादू का सौदागर है। तंत्र मंत्र की सिद्धि से वो किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। मुंगेरी लाल को किसी ऐसे ही आदमी की तलाश थी। उस रात मुंगेरी लाल 2 बजे अकेले जंगल के अंदर जाता है। जंगल के बीचों बीच एक गुफा होती है, जहां से जोर जोर से मंत्र चिल्लाने की आवाजें आती है। शायद इसी गुफा में काला जादू करने वाला बाबा रहता है। अंदर जाऊं या नहीं? गुफा से मंत्र जाप करने की आवाज आनी बंद हो जाती है और वो बाबा मुंगेरी लाल को आवाज देने लगता है। क्या सोच रहा है मुंगेरी लाल? अंदर आजा। मुंगेरी लाल गुफा के अंदर डरते हुए जाता है। सामने से खून की धार आ रही थी। खून देख के डर लग रहा है। अभी एक छोटी बच्ची की बलि दी है। जल्दी बोल, क्या काम है? बाबा आपको मेरा नाम कैसे पता चला? और मैं गुफा के बाहर खड़ा हूँ, वो आपको कैसे पता? और भी बहुत कुछ जानता हूँ। 2 साल पहले तूने अपने ही दोस्त को पहाड़ से धक्का देकर मार दिया था ना? तू शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी औरतों के साथ बिस्तर गरम करता है। और बस बाबा, बस और कुछ मत बताओ। जल्दी बता, यहाँ क्या काम है, वरना तेरे पास खड़ा शैतान तुझे मार देगा। पर यहाँ तो कोई नहीं खड़ा है। तभी मुंगेरी लाल की कोई गर्दन पकड़ लेता है और हवा में उठा लेता है। मुंगेरी लाल छटपटाता रहता है। तभी बाबा एक इशारा करते हैं और मुंगेरी लाल की गर्दन छूट जाती है।
वो जमीन पर जा गिरता है। यकीन हो गया? जल्दी बता, क्या काम है? बाबा, मैं पिछले 7 साल से चाट बेच रहा हूँ, पर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और जो मेरे बाद आए थे, आज उनके पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। तो तुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना है? नहीं नहीं, जो मेरे सामने बड़ी बड़ी डींगे मारता है, उन्हें बर्बाद होते हुए देखना है। ठीक है, ये नींबू ले। जिससे तुझे जलन होती है, उसके ऊपर ये नींबू फेंक देना। ठीक है बाबा। और नींबू फेंकने से पहले ओम फट स्वाहा, इसका बेड़ा गर्क हो, ये मंत्र का जाप करके फेंकना। जी बाबा। मुंगेरी लाल नींबू लेके चला जाता है। मुंगेरी लाल, तेरी खैर नहीं। अगली सुबह मुंगेरी लाल चाट की दुकान पर बैठा था। उसकी दुकान पर सत्यम नाम का पुराना ग्राहक आता है। और मुंगेरी लाल, हमारे लिए एक चाट तो बनाओ। अभी बना देते हैं। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, बहुत खुश है। अरे, हमारे घर का लोन 2 साल में ही खत्म हो गया है और ऑफिस में मैनेजर का पोस्ट भी मिला है। बहुत खुश हो गए। अब किसी बात की कोई चिंता नहीं है। हम तो अभी भी भाड़े के ही घर में रहते हैं। अच्छा ये बताओ, पगार पानी भी बड़ा होगा है? मुंगेरी लाल, पूछो मत। अरे भाई, 1.5 लाख महीना और 2 महीने के बाद बाहर गांव जाने वाला हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ। बाप रे, 1.5 लाख हर महीने? मेरा तो मुश्किल से 20,000 ही बनता होगा, और खाने वाले 6। इसका क्या, बीवी बच्चे और ये। अरे भाई, कहाँ खो गए? आते हैं हम, हैं? 5 साल पहले चपरासी की नौकरी करता था और अभी लखपति बन गया, और मैं यहीं का यहीं रह गया। अब से इसकी जिंदगी नरक कर दूंगा। हाँ। मुंगेरी लाल बाबा का दिया हुआ नींबू निकालता है, मंत्र का जाप करता है और उसके ऊपर फेंक देता है। सत्यम अपने घर पहुंचता है और उसके दरवाजे पर एक आदमी आता है। ये सत्यम तू ही है ना? जी। 2 दिन के अंदर ये घर खाली कर दे। जैसे तूने ये घर लिया है, वो फ्रॉड था। तेरे जैसे ही 4-5 लोगों को इसने यही घर बेचा हुआ है। क्या? तभी सत्यम को बॉस का कॉल आता है। सॉरी सत्यम, मैंने वो पोस्ट दूसरे एम्प्लॉय को दे दी। नेक्स्ट टाइम आपका देखते हैं। अरे पर सर। एक पल में सत्यम की दुनिया ही बदल गई। सत्यम कुछ समझ नहीं पा रहा था। अचानक से सत्यम अपने घर के बाहर चलने लगा, जैसे सत्यम का शरीर उसके बस में था ही नहीं। सत्यम खुद से बड़बड़ा रहा था। क्या मेरी पत्नी किसी और के साथ घूम रही है? तू पागल है? वो बस मुझे प्यार करती है। सब लोग सत्यम को अजीब तरीके से देख रहे थे। सत्यम चलते चलते एक पार्क में पहुंच गया। पार्क में उसकी पत्नी किसी पराये मर्द के साथ हंस खेल रही थी। हाँ, तुम सही कह रहे थे। अभी उसे बताता हूँ। सत्यम जिसे अपनी पत्नी समझ के मारने गया था, वो औरत दूसरी थी, सत्यम की पत्नी नहीं थी। सत्यम का दिमाग बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। वहां से भागते हुए चलती गाड़ी के सामने जा खड़ा हो गया। सत्यम की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है। एक्सीडेंट में सत्यम के दोनों पैर चले जाते हैं। सामने पिताजी बैठकर रो रहे थे। बेटा, तुझे होश आ गया? 1 महीने से तू कोमा में था। तेरी ये हालत देख के बहू ने आत्महत्या कर ली, और चुटकी का भी कोई अता पता नहीं है बेटा। सत्यम जिंदा होने के बाद भी मर चुका था।
और ये बात जान के मुंगेरी लाल बहुत खुश होता है। अब जिंदगी जीने का मजा आ गया है। अरे हंसते हुए चेहरे रो रहे हैं। ऐसे ही मुंगेरी लाल कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। किसी के कारोबार में आग लग जाती है तो कोई एक दिन के अंदर ही मर जाता है। और ये सब देख मुंगेरी लाल बहुत खुश होता है। अब मुंगेरी लाल को ये करने में बहुत मजा आ रहा था। एक दिन मुंगेरी लाल की चाट की दुकान पर एक फॉरेनर आया। रॉनी, भैया मुझे एक चाट दो। मुंगेरी लाल उसे चाट देता है। 20 रुपए की चाट के लिए रॉनी 2000 रुपए देता है खुशी खुशी। रख लो 2000, वो भी 20 रुपए की चाट के लिए। लगता है बहुत पैसे वाला है। होगा भी, विदेशी जो है। इस विदेशी पे ये आखिरी नींबू मारता हूँ, मजा आ जाएगा। मुंगेरी लाल नींबू निकालता है, मंत्र का जाप करता है और रॉनी के ऊपर फेंकता है। तभी एक कार वहां से गुजरती है और नींबू कार से टकरा के मुंगेरी लाल के ऊपर ही वापस गिर जाता है। अरे बाप रे, ये तो मुझ पे ही आ गया। अब क्या होगा? तभी जोर जोर से मुंगेरी लाल का सिर घूमने लगा और वो वहीं गिर गया। मुंगेरी लाल की आंखें खुलती है, तभी वो अपने घर के रूम में होता है। मैं घर कैसे आया और मुझे चक्कर कैसे आने लगे थे? तभी एक पिशाच रूम के कोने में बैठा था। मैं तेरे शरीर में घुस गया था। कौन है तू? मैं पिशाच हूँ। वो मंत्र वाला नींबू तेरे पे गिरा था। अब तेरी जिंदगी मैं बर्बाद कर दूंगा। मुंगेरी लाल जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा और पिशाच जोर जोर से हंस रहा था। मुंगेरी लाल की पत्नी रेखा भागते हुए आती है। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे अंधी है, वो देख कैसे देख देख के हंस रहा है। पर वहाँ कोई नहीं है। देख मेरे पास आ गया, बेड पे बैठ गया। कोई नहीं है यहाँ। तेरे अलावा कोई और नहीं देख सकता मुझे। रेखा, सच में तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा? कितनी बार बोलूं, हम दोनों के अलावा इस रूम में कोई नहीं है। मुझे बाहर ले चल। मुंगेरी लाल के साथ जो हो रहा था वैसे ही उन सब के साथ हो रहा था जिनके ऊपर मुंगेरी लाल ने नींबू फेंका था। हमेशा वो पिशाच उनके पास घूमता रहता। एक एक करके तेरा पूरा परिवार खा जाऊंगा। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, नहीं। तेरी पत्नी, तेरे बच्चे धीरे धीरे तुझे पागल समझने लगेंगे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। आधी रात में मुंगेरी लाल चिल्लाने लगता। अकेले में खुद से बातें करते, हंसता रोता गुस्सा करता। अचानक से मुंगेरी लाल का शरीर काम करना बंद कर देता है। ना चल सकता था और ना ही बोल सकता था। एक दिन मुंगेरी लाल घर के हॉल में बैठा था। रेखा अनजान मर्द के साथ आई। तुम डरो मत, इसके शरीर को लकवा मारा है, ये किसी को कुछ नहीं बताएगा। रेखा उस आदमी को लेकर रूम में चली गई और दरवाजा बंद हो गया। मुंगेरी लाल के सामने ये सब हो रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था। उसी दिन मुंगेरी लाल वहीं बैठे बैठे मर गया। उसके मरने पर कोई दुखी नहीं हुआ था।
अब वो इस दुनिया में नहीं है। इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसी करनी वैसी भरनी। मुंगेरी लाल ने कई जिंदगियां बर्बाद की थी, तो भला उसकी जिंदगी कैसे आबाद रहती। थैंक गॉड, 6 सालों बाद ही सही हमें टीचिंग की जॉब मिली तो सही। उससे अच्छी बात तो ये है कि हमें एक ही सरकारी स्कूल में जॉब मिली है। यही बात तो हमारे सेलिब्रेशन को मस्त बनाती है। चीयर्स! आज से अपने फुकरे दिन खत्म हो गए। आज से हमारी जेबों में भी नोटों की हरियाली होगी। चीयर्स! अब हमारी भी शादी होगी। चीयर्स! लो भाई, शादी की बात पर तो मौसम ने अपनी मिजाज ही बदल लिए। लगता है हम लोग कुंवारे ही मरेंगे। अबे शक्ल अच्छी ना हो तो बातें तो अच्छी कर ले। मजाक कर रहा हूँ रे, पर मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। अगर बारिश शुरू हो गई तो घर लेट पहुँचेंगे तो सोना लेट हो जाएगा, और फिर कल स्कूल के फर्स्ट डे में हम दोनों की आंखें लाल लाल दिखेंगी। इम्प्रेशन गलत पड़ जाएगा भाई। हाँ यार, ये बात तो सही है तेरी। चल भाई धीरज, सुबह स्कूल में मिलते हैं। अबे किसने धक्का मारा हमें? लगता है तेज हवा के कारण गेट से हमें धक्का लगा। आ गए आप तीनों? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आप लोग आइए मेरे साथ, मैं आप तीनों को स्टूडेंट से परिचय करा देता हूँ। बच्चों, आज हमारे स्कूल में 3 नए होनहार टीचर नियुक्त हुए हैं। ये हैं धीरज जी, ये है रतन जी और ये हैं जगत जी। आज से आप सबके सुनहरे भविष्यों को एक सार्थक दिशा यही देंगे। रतन, रतन, हेलो, सुनिए मैडम। कौन है आप? हेलो मैडम, हेलो। सुनिए मैडम, कौन है आप? यहाँ स्कूल के बैक साइड में क्या कर रही हैं? और ऐसे बारिश में क्यों भीग रही हैं? मैडम, सुनिए मैडम। मुझे छोड़ दो। आप लोगों को किसी पर शक हो तो इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, और हाँ, जब तक मुजरिम नहीं पकड़ा जाता आप लोग शहर छोड़कर कहीं मत जाइएगा। अगर जाना जरूरी हो तो बता कर जाइएगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि रतन मर चुका है। जगत, तुझे क्या लगता है रतन को किसने मारा होगा? यही सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा है यार। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर किसने किया होगा ये? जगत चल, स्कूल चलते हैं, क्या पता हमें कुछ सबूत मिल जाए। लेकिन सबूत ढूंढना तो पुलिस का काम है। अरे जरूरी नहीं कि हर चीज पर पुलिस की ही नजर पड़ जाए, वो भी तो इंसान है। हो सकता है जो उनसे छूट गया हो उस पर हमारी नजर पड़ जाए,
फाइनली हम उस सबूत को देंगे तो पुलिस को ही ना। यार फिर भी रात के 12 बजे हैं, कल सुबह स्कूल ही तो जाना है, तब देख लेंगे। तो चल रहा है कि नहीं? ये गेट कैसे खुला हुआ है? लगता है पियोन ताला लगाना भूल गया। चल अंदर चलते हैं। धीरज, क्या हुआ? किसी ने मेरी पीठ पर चाकू घोंप दिया। प्रिंसिपल सर, आपने मुझे चाकू क्यों मारा? ये क्या कह रहे हैं धीरज जी? धीरज, तू ये क्या कह रहा है? प्रिंसिपल सर ने तुम्हें कब चाकू मारा? और तेरी पीठ पर तो चाकू है भी नहीं। क्या? सॉरी सर, मुझे लगा कि। इट्स ओके। वैसे आप दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, रतन हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। हमें लगा कि शायद पुलिस से कोई सबूत मिस हो गया है, तो हम बस वही देखने आए थे कि शायद हमें कोई सबूत मिल जाए ताकि कातिल तक पहुंचा जा सके। मैं आप दोनों की मानसिक स्थिति समझ सकता हूँ। तो कोई सबूत मिला? वही ढूंढ रहे हैं सर। ठीक है, ढूंढो, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। कुछ मिला? नहीं। कोई सुराग हाथ लगा? नहीं सर। लगता है कातिल बहुत ही शातिर है। अच्छा सुनो, स्कूल के कुछ जरूरी काम से मुझे कल सुबह दिल्ली जाना पड़ रहा है, इसलिए कल पूरा स्कूल तुम दोनों को ही संभालना होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, पर वो पुलिस को बताना था। चिंता मत करो, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। क्या हुआ धीरज, तू रुक क्यों गया? धीरज। हाँ, क्या हुआ? ये तो मुझे पूछना चाहिए। क्या हुआ, तू रुक क्यों गया? मैं क्यों रुका? नहीं, कुछ नहीं, चलो। ये लो चाबी। गार्ड को मैं फोन कर दूंगा कि कल सुबह स्कूल तुम दोनों खोलोगे। गाड़ी इतनी धीरे क्यों चला रहा है? स्पीड बढ़ा थोड़ी। ये तो क्या कर रहा है? गाड़ी वापस क्यों मोड़ दी तूने? हम वापस स्कूल जा रहे हैं। मैंने वहां एक लड़की को देखा था जो अचानक गायब हो गई। मुझे पूरा विश्वास है उसी ने रतन को मारा है। तू क्या बोल रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहां पहुंचकर सब पता चल जाएगा। जगत, वो वहां उस पेड़ के पीछे खड़ी थी। वो वहां जो भी छुपा है, बाहर आ जाओ। मैं जानता हूं तू वहीं छिपी है। बाहर निकल। मैंने तुझे देख लिया है। तू नहीं मारा है ना मेरे दोस्त को? तुम नहीं मारा है ना? हाँ, मैंने ही मारा है। धीरज, ये तो नेहा है।
तू हमारी दोस्त होकर भी पुलिस को बताएगी कि हमने बीएड के क्वेश्चन पेपर चुराए हैं? बताऊंगी, क्योंकि तुम चीटिंग कर रहे हो। हम भी देखते हैं तू कैसे बताएगी। रतन को तो मैंने सजा दे दी, अब बचे तुम दोनों। उस दिन मैं भाग रही थी, आज तुम दोनों भागोगे। भागो। हमें माफ कर दो प्लीज, हमें माफ कर दो। माफी तो तुम भगवान से मांगना, मुझसे नहीं। तुम पापियों की यही सजा थी। अब तक आपने देखा, मोहित अघोरी के कहने पर अपने पिता का कपाल अघोरी को दे दिया था। अघोरी ने उसके पिता की आत्मा को अपने बस में कर लिया था, मगर फिर पंडित जी के कारण अघोरी की पूरी साधना व्यर्थ हो गई थी और उन्होंने उसके पिताजी की आत्मा को मुक्ति दिलवाई। अब आगे करीब 7 साल बाद अब छोटा मोहित बड़ा हो गया था। माँ, अब हमारी तकलीफ कम हो जाएगी, मुझे नौकरी मिल गई है। अब हमें ये गांव छोड़कर भोपाल के पास सागर में रहना होगा। बेटा, अब तो यहाँ पर रहने की आदत सी हो गई है, यहाँ से जाने का मन नहीं है। तुम चले जाओ, मैं तो यहीं रहूंगी। फिर यहाँ यश की पढ़ाई भी तो है। फिर तो माँ मुझे नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि जहाँ मेरी माँ वहीं पर मैं। ऐसा क्यों बोल रहा है? मुझे तो यश की फिक्र हो रही है। तो ये बात है, यश की पढ़ाई के बारे में तो आप फिक्र ना करें, मैंने उसका भी इंतजाम सोच लिया है। हम लोग उसे भोपाल के अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे। कहते हुए मोहित उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए मनाने लगा। आखिर बेटे की जिद के आगे कामिनी जी झुक गई और सागर जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे वो लोग बस से सागर पहुंचे, दूर जंगल में एक अघोरी अपनी आंखें खोलकर बोला, आ गए तुम? आखिर मैं अपनी साधना से तुम्हें यहाँ बुला ही लिया। यहाँ पर अब तुम लोगों को बचाने वाला कोई नहीं है। मेरी बरसों की साधना को भंग किया था ना, उसका बदला लेकर रहूंगा। दरअसल अघोरी वहां से भागने के बाद सागर के जंगलों में आकर रहने लगा था। अब उसकी सिद्धियां पहले से भी कहीं गुना ज्यादा ताकतवर थी। सागर और उसके आसपास रहने वाले लोग उससे काफी डरते थे। लंबा काला लिबास, गले में नरमुंडों की माला, बड़ी बड़ी जटाएं और लगातार शैतान का स्मरण। अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए उसने कई सारी आत्माओं को अपने वश में कर रखा था। मोहित अपनी मां के साथ सागर में रह रहा था और छोटे भाई को भोपाल में एडमिशन करा दिया था, मगर वो इस बात से अनजान था कि उसका छोटा भाई यश अघोरी के निशाने पर है। एक रात जंगलों में अघोरी अपनी काली साधना को अंजाम दे रहा था। उसने अग्नि कुंड में ढेर सारा मांस मंदिरा डाला। यह सब डालते ही अग्नि तेजी से जल उठी और कुछ देर बाद उसमें से एक साया निकलकर बाहर आया। मेरी इच्छा को पूरी करो, अघोरी के कहते ही वो साया वहां से गायब हो गया और अगले ही पल यश को लेकर वहां आ गया। यश पूरी तरह से मंत्रमुग्ध था, वो अपने होश में नहीं था। अघोरी ने उसका हाथ पकड़ा और एक झटके में उसके दाएं हाथ का अंगूठा काटकर हवन कुंड में डाल दिया और फिर उसके रक्त से खुद को तिलक लगाकर बोला, तुझे मेरा बदला लेना है, तेरे साथ अब हर वक्त मेरा गुलाम होगा। कहते हुए अघोरी ने उस साये को एक इशारा किया जो अग्नि में से निकला था। वो साया तुरंत यश के शरीर में समा गया। यश वहां से उठकर सीधा अपने घर के बाहर जाकर रुका। वह बिना रुके दरवाजा बजा रहा था। कामिनी जी ने आकर दरवाजा खोला तो सामने यश को देखकर हैरान रह गई। बेटा, इतनी रात को अकेले कैसे आया? तेरे हॉस्टल की छुट्टी कब हुई?
हमें तो कोई खबर ही नहीं थी। कामिनी जी के सवालों का यश ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अरे इसे क्या हो गया? किसी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? शायद हम लोग स्टेशन नहीं पहुंचे इसीलिए नाराज है। मोहित को आने दो, इसे मना लूंगी। कामिनी जी किचन में अपने दोनों बच्चों की पसंद का खाना बना रही थी। तभी मोहल्ले में शोर मचने लगा। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। क्या हुआ मिसेस सोमानी, आप शोर क्यों मचा रही हैं? मेरी बिल्ली, किसी ने मेरी पालतू बिल्ली को बहुत बुरी तरह से मार दिया और घर के आंगन में फेंक दिया। मिसेस सोनाली के कहने पर जब कामिनी जी ने उनके घर में झांक कर देखा तो पूरे आंगन में खून ही खून हो रहा था और बिल्ली की लाश छत बिछत अवस्था में पड़ी हुई थी। यह दृश्य किसी भी आम इंसान के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। शायद कोई कुत्ता आपके घर में घुस गया होगा। मेरे शेरू के होते हुए ये पॉसिबल है क्या? कुछ तो बुरा हुआ है इसके साथ। शेरू भी डर कर कोने में चुपचाप बैठा है। कामिनी जी ज्यादा कुछ बोले बिना अपने घर में आ गई। उन्हें भी बिल्ली का यूं मरना और कुत्ते का खामोश होना कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर अपने बेटे के आने की खुशी में उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मोहित ऑफिस से लौटकर सीधे अपनी माँ के पास गया तो माँ ने इशारे से उसे यश के आने की खबर दी। मोहित उसे सरप्राइज देने के लिए चुपचाप उसके कमरे में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। यश छत से उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखों की जगह सफेद पुतलियां और शरीर काला था और उसके पूरे कपड़े खून से भीगे हुए थे। वह दीवार से कूदकर सीधा मोहित पर झपट पड़ा। दूसरी तरफ अघोरी अभी भी हवन कर रहा था। काल भैरव स्वाहा, भगवती कलिका स्वाहा, चंडिका स्वाहा। आज की रात उस मोहित की आखिरी रात होगी। हाँ, मेरी बरसों की साधना को व्यर्थ किया था ना, तेरा भाई ही तुझे मार देगा। मगर कहते हैं ना, 100 बुराई पर एक अच्छाई ही भारी होती है। कुछ ऐसा ही मोहित के परिवार के साथ हुआ। कामिनी जी दोनों बच्चों को अलग करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। यश की हालत देखकर उन्हें मोहित की उस समय की हालत याद आ रही थी जब अघोरी ने उसके शरीर पर कब्जा किया था। वे मन ही मन ईश्वर के साथ साथ पंडित जी को भी याद करने लगी। तभी अचानक उनके घर का दरवाजा खुला और पंडित जी का घर पर प्रवेश हुआ। राम राम, घर में कोई है? किसी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उनके कानों में मोहित की चीख सुनाई दी। वे भागते हुए उस कमरे में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत कुछ मंत्र का जाप करते हुए रुद्राक्ष की माला यश के गले में पहना दी। जैसे ही उन्होंने यश के गले में रुद्राक्ष की माला पहनाई, यश एक झटके में उससे दूर हो गया और दूर बैठकर गुर्रा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके किसी विशेष कार्य में किसी ने बाधा उत्पन्न कर दी हो। कुछ पल के बाद ही उसने तुरंत कामिनी जी पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे रोबोट की तरह ट्रीट कर रहा हो। मगर शायद पंडित जी इस बात के लिए पहले से ही सतर्क थे। उन्होंने तुरंत कामिनी जी को उनकी जगह से हटाया और कुछ मंत्रों का जाप करते हुए जल उसके ऊपर छींट दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, यश बेहोश हो गया। वह कमरे का दरवाजा बंद कर बाहर आ गए। कामिनी जी और मोहित को समझ में नहीं आ रहा था कि यश के साथ क्या हुआ। तभी यश ने अपनी आंखें खोली। अभी भी उसकी आंखें लाल थी और वो गुर्रा रहा था। यश रह रहकर दरवाजे को इतनी जोरों से बजा रहा था मानो अभी तोड़कर बाहर निकल जाएगा। कामिनी जी और मोहित को अभी भी डर लग रहा था, मगर फिर कुछ पल अपनी घबराहट को खत्म करने के बाद उन्होंने पंडित जी को प्रणाम करके कहा, प्रणाम पंडित जी, आप इतने दिनों बाद अचानक यहाँ कैसे? जब से आपने मांडला छोड़ा आपकी कोई खैर खबर नहीं थी। आज सुबह से ही दिल बहुत बेचैन हो रहा था। रह रहकर मोहित की शक्ल मेरी आंखों के आगे आ रही थी, इसीलिए सोचा एक बार जाकर उससे मिल लेता हूँ। मगर मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। यश के साथ ये सब कैसे हुआ? वो तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। आज शाम को ही अचानक अपने हॉस्टल से लौट आया और उसके बाद जो आपने देखा वही हमने देखा। कामिनी जी के बोलने के बाद पंडित जी ध्यान करते हुए माँ काली का जाप कर रहे थे। अचानक ही उन्होंने आंखें खोली
और गुस्से में बोले, अघोरी, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना? ये सब आप क्या कह रहे हैं? अघोरी? मगर वो है कहाँ? अघोरी यहीं कहीं आसपास है और वो अभी तुम्हें मारने के लिए मारक तंत्र का प्रयोग कर रहा है। उसका ही गुलाम अभी भी इस वक्त यश के शरीर में है और वो इतना शक्तिशाली है कि किसी की बलि लिए बिना नहीं जाएगा। बलि लेकर जाएगा? ये क्या कह रहा है? आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरा यहाँ पर आना ईश्वर की ही मर्जी है। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। हम अभी पूजा की शुरुआत करेंगे। कहते हुए उन्होंने हवन शुरू किया। यश के कमरे से तेजी से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो तेजी से दीवार पर सर मार रहा था। पंडित जी, यश को कुछ ना हो जाए पंडित जी। पंडित जी, वो मुझे मारना चाहता है ना, तो मैं अघोरी के पास चला जाता हूँ। वो मेरे जाने से यश को छोड़ देगा। पंडित जी ने उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने हवन चालू रखा। जैसे ही हवन समाप्त होने को आया, यश दरवाजा तोड़कर तेजी से बाहर आया और सारे घर का सामान फेंकने लगा। उसने 2 बार मोहित को भी मारने की कोशिश की, मगर पंडित जी की सुरक्षा के कारण वो कुछ भी ना कर पाया। जैसे ही हवन समाप्त हुआ, वो हवन कुंड के सामने आकर गिर गया। उसके शरीर में से एक काला धुआं निकला और उड़कर वहां पहुंच गया जहां पर अघोरी पूजा कर रहा था। असंभव! मेरे प्रयोग को लौटाना असंभव है। इसे तो मोहित को मारना था, मगर ये क्यों वापस आ गया? वो धुआं अघोरी के आसपास घूम रहा था। अघोरी के चेहरे पर भय के निशान साफ नजर आ रहे थे। तभी उस धुएं ने एक रस्सी का आकार लिया और अघोरी के गले के आसपास लिपट गई। वो अघोरी दर्द से करा उठा। 1 मिनट में ही उसके शरीर में कोई जान नहीं बची थी। पूरा शरीर इस तरह सफेद हो गया था मानो किसी ने खून की एक एक बूंद निचोड़ ली हो। आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो पहले आप खुद ही उस गड्ढे में जाकर गिर जाते हो। इंसान को कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए।